हम्म, संविधान के अनुसार ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण करें, न्याय की बात करें। जी जो व्यक्ति बहुसंख्यक है, सत्ता में है, वो तो जिसको करना होगा कर ही लेगा। इसलिए ये किसी जज का कहना कि देश बहुमत, वो क्या कहते हैं, बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्पसंख्यकों की इच्छा का कोई महत्व ही नहीं है। जबकि हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को भी उतना ही संरक्षण देता है, और इस संरक्षण का दायित्व जो है हमारे जजेस के ऊपर है। इसी को तो चेक एंड बैलेंस कहा गया, और ये जजेस की जिम्मेवारी है। इसीलिए हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति के समतुल्य रखा गया है। यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, वही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल समतुल्य है और चोली दामन का साथ है। राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है तो वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो है इस्तीफा देगा, और जिसे शपथ दिलानी है वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही होगा। प्रधानमंत्री नहीं दिला सकता, इलेक्शन कमिश्नर नहीं दिला सकता। जी जी तो इक्विवेलेंट टू चोली दामन का साथ है। अब ऐसा व्यक्ति अगर अल्पसंख्यकों का संरक्षण नहीं कर रहा है और कह रहा बहुमत के आधार पर अगर देश चलेगा, तो इसका मतलब है उसके संविधान पढ़ने में कहीं त्रुटि है। उसे संविधान की पुस्तकें जो है फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है। जी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कहे कि भाई देश जो है क्या कहते हैं बहुमत के आधार पर चलेगा, उसे तो हम माफ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक जज अगर कहेगा हम उसे माफ नहीं कर सकते, उसने संविधान का अपमान किया है, और संविधान बचाओ समिति की जिम्मेवारी है कि जो संविधान के अपमान के लिए जो धाराएं आईपीसी में लागू होती हैं उसकी मांग करें कि जज को मात्र कुर्सी से हटाया ही न जाए, बल्कि इसको जेल में डाला जाए। इसने भारतीय संविधान का अपमान किया, और ये दोनों संभव है। इम्पीचमेंट के बाद, जज को हटाने के बाद उसको जेल में भी डाला जा सकता है, वरना ये अराजक आदमी देश को नुकसान पहुंचा सकता है, भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचा सकता है। वो राजनीतिक पार्टी का सदस्य होकर कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर सकता है। लिहाजा इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए, ये संघर्ष बचाओ समिति की जिम्मेवारी है। तो अगर संविधान जी, तो हम जो है जस्टिस शेखर यादव को जो है केवल जुडिशरी से हटाने तक अगर शांत हो जाते हैं तो कोई दूसरा सुरमा पैदा हो जाएगा। क्योंकि अभी तक का इतिहास है 5 जजेस का जिन्होंने अयोध्या केस में न्याय का पालन नहीं किया, उनको जो है सिन्नी बांट दी गई। और जो भी लगातार देख रहे हैं कि जो जिन्हें जजों में जिनकी जो है राजनीति में अच्छी पैठ हो जाती है, वो जो है मोदी के गुणगान करने लगते हैं, और वो जज की कुर्सी छोड़ के राजनीति में चले जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, या किसी कमीशन के जो चेयरमैन बना दिए जाते हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है, क्योंकि इस अगर ये परंपरा चल पड़ेगी तो सीट पे बैठकर तो वो जो अल्पसंख्यकों का नुकसान करता रहेगा। अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक से नहीं है। हमारा जो, मैं जब अल्पसंख्यक कहता हूँ तो अल्पसंख्यक का मतलब वो है जो सत्ता में नहीं है, वो सब अल्पसंख्यक हैं। इस समय बीएसपी सत्ता में नहीं है तो बीएसपी भी अल्पसंख्यक है। समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में नहीं है तो वो भी अल्पसंख्यक है। अगर बहुसंख्यक होती तो वो उसका पीएम होता। तो जो राजनीतिक रूप से भी अल्पसंख्यक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके अधिकारों का भी संरक्षण करने की जिम्मेदारी जो है पार्लियामेंट की है।
नो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। इसलिए किसी जज का ये कह देना अत्यंत ही निंदनीय कार्य है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शब्द तो बड़ा बहुत छोटा है सेंटेंस कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति, लेकिन जिम्मेवारियां बहुत बड़ी बहुत है। केवल हम उस कागज के पोथन्ने को अगर बचा रहे हैं तो ना, उसकी तो बाबा साहब ने खुली छूट दे रखी है। जहां आपको गलत लगता है बदल दीजिए। बहुसंख्यक जो पार्लियामेंट को अधिकार है कि पार्लियामेंट बदल सकती है, बहुसंख्यक उसको बदल सकता है। और साथ में क्रॉस चेकिंग की अधिकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे रखा है कि बहुसंख्यक अगर संविधान में कोई संशोधन करते हैं तो वो हमारे जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं जा रहा। इसको चेक करने का राइट हमारे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ बहुमत ने कोई निर्णय दे दिया, कोई ऐसा एक्ट बना दिया, तो उनको उसे टर्न डाउन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति जिसके साथ उसका चोली दामन का साथ है, उसको लिख के दे देने का, अपना सजेशन भेज देने का अधिकार है कि साहब ये बहुसंख्यक ने गलत किया, इससे देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अल्पसंख्यक के अधिकार खंडित होते हैं, बहुसंख्यक को अत्याचार करने का अधिकार नहीं है, ये कहने का अधिकार क्रॉस चेकिंग में हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो संघर्ष समिति अब एक्चुअली हो क्या रहा है सर? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक रूप से बहुत सी मर्यादाएं बना रखी हैं, अनावश्यक रूप से। कुछ मूर्ख जज किसी जमाने में कहीं पर बैठ गए। अब 70 सालों का इतिहास तो मैं भी जजेस का नहीं जानता कि किस जज ने कब क्या मूर्खता कर दी, लेकिन जो कलेक्टिव रिजल्ट निकल कर आता है उसके आधार पर लगता है कि बहुत सी मूर्खताएं की। जैसे पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी होता रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, पार्लियामेंट में कुछ भी होता रहे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसने अपनी मर्यादाएं बना ली। संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या? क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता है? आप जो है दूसरे के बेडरूम में घुस जाते हो, वो आपके जुरिडिक्शन में आता है, और पार्लियामेंट में आप नहीं घुसोगे, वो आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। आपने मर्यादाएं बना रखी कि मतलब लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष कुछ भी मनमानी करता रहे, कितने भी एमपी एमएलए को निकालता रहे, शोषण करता रहे, बाहर करके क्या कहते हैं एक्ट पास कराता रहे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपने अपनी मर्यादाएं बना ली। कहाँ लिखा है संविधान में? तो ये तो संविधान जो जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अपनी मूर्खता है कि उन्होंने अपने लिए ऐसी मर्यादा बना ली। भाई जिस जज का परिक्षेत्र पड़ता है और उसके परिक्षेत्र में कहीं पर भी कोई न्यायिक गतिविधि में त्रुटि पाई जाती, उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यदि पार्लियामेंट के अंदर कोई गड़बड़ी हो रही तो दिल्ली के हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, दिल्ली के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या जुडिशरी है, उसको हक है कि वो पार्लियामेंट के चेयरमैन को बुलाकर पूछे कि साहब ये गड़बड़ी कैसे कर रहे, कैसे आपने 141 सांसदों को बाहर निकाल के जो है कैसे आप एक्ट पास करा रहे हैं। उसको हक था पूछने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया ना, मैं तो नहीं हस्तक्षेप करूंगा। अगर सुप्रीम को बाप ही नहीं करेगा तो बेटा उसमें हस्तक्षेप क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को जिस तरह से एग्जीक्यूटिव बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट का काम जो है संविधान के अनुसार एग्जीक्यूटिव का नहीं है। एग्जीक्यूटिव के लिए तो हमारे सारे हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम तो मॉनिटरिंग का था। किसी हाई कोर्ट को काम करने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दो हाई कोर्ट आपस में लड़ तो नहीं रहे, कोई स्टेट दो आपस में लड़ तो नहीं रहे। तो वो अगर दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो किसी एक स्टेट
तो उसको सुन सकता है। तो उन्होंने 2 स्टेट में से किसी एक स्टेट के हाई कोर्ट को पावर न देके एग्जीक्यूशन की, खुद कहा लाओ मैं सुनूंगा। क्यों भाई तुम दादागिरी कर रहे हो बैठ के? तुम्हारे पास इतना मैन पावर है? तुम तो 7 जजेस जो नियुक्त किए गए थे, 7 जजेस के पास इतनी पावर है कि वो हर जगह के एग्जीक्यूटिव केसेस देखेंगे। अरे आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को ऑथराइज कर सकते थे, हाई कोर्ट को ऑथराइज कर सकते थे कि साहब 2 स्टेट के बीच झगड़ा हो रहा है, तुम बैठ के इसको निपटा दो जो दोनों राज्यों पर लागू होगा ऑन द बिहाफ ऑफ मी। तुम तो अपनी मॉनिटरिंग का काम करते, तुम्हारे पास केसेस मॉनिटरिंग के काम कोई कम काम है? इतनी जुडिशियल एजेंसीज हैं, हाँ? ये जो क्या कहते हैं डीएम एसपी इतने घोटाले कर रहे हैं, सांसद मिलकर घोटाले कर रहे हैं, आपका काम तो मॉनिटरिंग में था। आपके पास तो लेटर पिटीशन का ही बहुत बड़ा वर्क था कि कहाँ से शिकायत आ रही है, कहाँ न्याय की हत्या हो रही है, वो मॉनिटरिंग का काम ही बहुत बड़ा काम था। लेकिन लेटर पिटीशन को तो इन्होंने साइड में डाल रखा था। अभी जो पिछले हमारे जस्टिस है चंद्रचूड़ जी, उन्होंने तो लेटर पिटीशन को बिल्कुल टर्न डाउन कर रखा था। मैं पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहा था, सीआईसी ने इनको तलब किया तो खन्ना जी ने जो है लेटर पिटीशन को फिर से ओपन किया, 3 बेंचेस के लिए डिप्यूट कर दिया। मैंने जाकर सीआईसी में सामने पूछा इसकी रजिस्ट्री से सुप्रीम कोर्ट की, मैंने ये बताइए जो मैटर्स इनके परव्यू में नहीं आता, जो इनकी गाइडलाइन में नहीं आता, वो मैटर्स के संदर्भ में अगर लेटर पिटीशन लिखी गई है तो वो तो चैम्बर कोर्ट का मैटर हो गया। इन्होंने अपने हिसाब से उसको टर्न डाउन कर दिया। इस बात को सीआईसी के चेयरमैन ने लिखा कि ये जो मामला जो है क्या कहते हैं चैम्बर कोर्ट का था, उसको क्या कहते हैं रजिस्ट्री को अपने पर जो है नहीं करना चाहिए था। तब जाके खन्ना जी ने ये नई गाइडलाइन जारी की। साहब ये ऐसा बात है ना जी, ये सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जो मनोवादी जज है लोग, हाँ, तो ये लोग जो है संविधान को भी, संविधान से भी अपने को ऊपर समझते हैं, और इनके अंदर जो है जातीय मानसिकता जो है बहुत ज्यादा घोर है, और उसी मानसिकता के तहत ये सब काम कर रहे हैं। अभी जो है चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी वंशावली जो है पूना के राजघरानों से है, पेशवाई राजघरानों से, उन्हीं के ये वंशज हैं। और ये अपने वो पहले का जो घटना हुई है 1818 में भीमा कोरेगांव में जो मारे गए हैं लोग, पेशवाई लोग मारे गए हैं लोग, और आज ये इनकी वंशज जो है उस बदला का भरपाई करने में लगे हुए हैं। और दूसरा कुछ कारण नहीं दिखता मुझे। मेरा व्यक्तिगत ये विचार रहा है, अध्ययन के बाद पता चला कि ये उन्हीं के वंशज हैं ये, और ये जातीय मानसिकता के चलते जो है ये और वर्तमान दौर में ये अपना सब बदला चुका रहे हैं। हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बात हमारी गलत हो सकता है। जो भी मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का जो बयान आया था अभी 6 साल भर पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जो पारदर्शिता नहीं है, तो इस सवाल पर भी बड़ी गंभीरता से हमने कुछ लोगों से बातचीत भी किया था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील से बात भी किया था, अधिवक्ता महोदय से बात भी किया था, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ सही बात, ये पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट में बेंचेज में नहीं है, और इसमें भी भेदभाव हो रही है। ये अगड़ा और पिछड़ा का भी बात यहाँ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। तो जहाँ न्याय का दरवाजा हो वहाँ जाति पात और छुआछूत और ये भेदभाव की मामला बनता हो, कास्टिज्म की मामला बनता हो, वहाँ न्याय कहाँ मिलेगा, कहाँ जस्टिस मिलेगी। और इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा एक संविधान भी है,
और संविधान के दायरे में रह करके हमको काम करना है। हमारी कौन सी काम है, क्या हमारे काम है, हम कौन सा काम कर रहे हैं। विधायिका का हम काम ले रहे हैं और न्यायपालिका में बैठे लोग हैं और विधायिका का 50% काम कर रहे हैं भीतर से। न्यायपालिका काम न्याय का है। न्यायपालिका काम हाई कोर्ट जितने भी देश के अंदर है उनकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तो ये सब कर रहे हैं लोग, ये तो राजनीति कर रहे हैं बैठ कर वहां, ये तो विधायिका वाला काम कर रहे हैं। तो इस तरीका से देश जो कहाँ जा रहा है, और हमारे लोग जो है 1-2% हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, तो ये तो जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन और लोग जो है तलवा सालाने में लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि हमें ज्यादा मान्य हो, हमें ज्यादा केस मिले, हम ज्यादा चर्चित में रहें। उनकी भी नजर संविधान की तरफ नहीं है। जो हमारे लोग कुछ लोग हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे लोग हैं, लेकिन वो लोग भी चमचागिरी और तलवा सालाने में लगे हुए हैं अपने निजी स्वार्थ के चलते। वो बहुजन समाज के अधिकार को नहीं देखना चाह रहे हैं कि हमारे बहुजन का अधिकार जो कैसे सुरक्षित रहे और कैसे मिले, कैसे न्याय मिले। तो ये सब मामला है देश के अंदर में चल रहा है सब। लेकिन हम लोग जो है रुकने वाले नहीं हैं। हम संविधान को बचाने निकले हैं। हमारे लोगों को हमने दे रखा है, संकल्प दे रखा है कि संविधान बचाने में अगर हमें आहुति भी देना पड़े, हमें कहीं गोली भी खाना पड़े आंदोलन में या कुर्बानी भी देना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और बहुजन के अधिकार के लिए हम जान भी दे दे, कुर्बानी भी दे दे, तो हमें गौरवान्वित महसूस होगी, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है। तो हम अधिकारों के लिए, रक्षा के लिए क्यों नहीं मरे, संविधान की रक्षा के लिए क्यों नहीं जान दे। ये मेरा संकल्प। आप बोले। जी, मैंने आपके प्रश्नों को नोट कर लिया है। अब एक एक प्रश्न पर विचार करेंगे। आपका संगठन विगत 4-5 साल से काम कर रहा है और आप की उत्सुकता को देखकर लगता है कि आप मिलनसार आदमी हैं और मिलते जुलते रहते हैं। जी जी। तो इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा, आप मुझे किसी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का नाम बताएं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो और वो दलित समाज का हो। अभी तो सर मुझे वैसे बात तो होती है, लेकिन अभी कोई वैसा मुझे पूरे भरोसा के रूप में और पूरे विश्वास के रूप में बातें तो होती रहती है सुप्रीम कोर्ट के वकील से, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं और जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उस पर जो है 100% लोग हमें ये कहे कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं और आपको सुझाव सलाह या अन्य तरह से हम लोगों ने जो है आपको देते रहेंगे, आप लड़िए, हम साथ रहेंगे आपके। अभी तो कोई नहीं कहा है, केवल ये कहा करना ठीक है लड़िए हैं। मैं अपने प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि आपकी जानकारी में हो, ठीक है, यदि आपकी जानकारी में हो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिवक्ता है जो दलित समाज से ताल्लुक रखता हो, उसका मुझे अगर नाम आपको कुछ पता हो या कभी मिले हो तो जरा हमको बताएं। अच्छा, आपकी जानकारी में है या नहीं? ना अभी तो नहीं है। एक बार जेस कुमार जी थे, उनसे बात हुई थी, फिर ठीक पता ही नहीं चला को ओबीसी से हैं कि दलित समाज से हैं, तो पूछने में भी तो थोड़ी दिक्कत होती है। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, जी, सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के अधिवक्ता हैं। जी जी। एक को कहते हैं EOR जी, और एक को कहते हैं ओनली एडवोकेट, और एक थर्ड तीसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं सीनियर एडवोकेट। अच्छा, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के एडवोकेट ही जो है सुप्रीम कोर्ट में पाए जाते हैं। जी।
एडवोकेट कोई भी हो सकता है जिसने क्या कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लिया। जी वो जूनियर भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, बस उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लिया। जी एक और एग्जाम होता है जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप लेती है। जी एक परीक्षा सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप कराता है। जी उसको जो पास कर लेता है उसको ईओआर कहते हैं। जी इनमें भी दो तरह के एडवोकेट हो सकते हैं, वो सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं। जी ईओआर सीनियर, ईओआर जूनियर। जी इसी तरह से एडवोकेट सीनियर, एडवोकेट जूनियर। तो जो जी परीक्षा स्वयं लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन्हें ईओआर कहते हैं, इनको ही केवल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार है। अच्छा अच्छा यही केवल फाइल कर सकते हैं, यही कागज लिख सकते हैं, यही कोर्ट के प्रति जिम्मेदार है। अगर इन फ्यूचर में कोई एक्शन होगा किसी एडवोकेट पर, तो सबसे पहले ईओआर पर होगा, ईओआर की नौकरी जाएगी, ईओआर रिमूव किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये जो नीचे के एडवोकेट है ये नहीं किए जाते। ईओआर की जाता है कि तुम्हारी जो है मेंबरशिप खत्म कर दी, अब कोर्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो ईओआर जो कोर्ट में केस फाइल करता है जी उसमें इन अन्य एडवोकेट को एथराइज करता है कि आप जाके बहस कर सकते हो। हमने आपके कागज चेक कर लिए, कागज ठीक है, फीस ठीक है, और चूंकि आप अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपने इस केस पर ज्यादा अच्छे से स्टडी कर रखी है, आपको कंठस्थ है, इसलिए आप जाइए, जज साहब को समझा दीजिए, कहीं दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। जी तो ये वार जो एथराइज करता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है। ये वार जी जी ठीक है। मेरी अपनी जानकारी में विगत 5 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा ईओआर नहीं मिला जी जो कहे मैं दलित समाज से हूँ। ओ इसलिए मुझसे जो भी आप जैसे सज्जन मिलते हैं, मैं उनसे पहला प्रश्न करता हूँ कि कोई दलित समाज का अगर ईओआर हो तो हमको बता दें। जी जी मैंने इसमें आरटीआई की पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भैया कोई दलित समाज का हो हमें बता दो। जी जी उन्होंने लिखकर दे दिया कि इस तरह की रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ नहीं रखे जाते। मैंने उनसे जाके डायरेक्टर से व्यक्तिगत रूप से मिला। मैंने वो मिश्रा जी, आप जो है क्या कहते हैं, हमको चूंकि प्रोविजन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो हमें बता दो जी ताकि हम जाके उससे मिले, हम भी कुछ उससे सीख लें, वो हमसे सीनियर होगा। तो बोले यार मैं व्यक्तिगत रूप से भी नहीं जानता, जबकि मेरी जो अपने समाज के लोग हैं, अपने समाज के अधिवक्ता हैं, उनसे ज्यादा जो है अच्छे ढंग से पढ़ती है सवर्ण लोगों से, क्योंकि मेरे नाम में मित्रा लगा हुआ है जी तो उसका हमको क्रेडिट हर जगह मिलता रहता, अच्छे से पढ़ती है मेरी। उसके बाद भी उन्होंने फ्रेंकली कह दिया मित्रा जी हमको पता नहीं है। तो पहले तो आप जान लीजिए, आजादी के 70 साल बाद आपका कोई ईओआर सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, तो आपका केस ड्राफ्ट कौन करेगा? अगर आप अपनी कोई ड्राफ्टिंग लेकर जाते हो किसी ईओआर के पास, तो वो आपकी ड्राफ्टिंग चेंज करा देगा, क्योंकि जवाबदेही उसकी है और उसकी जवाबदेही है, तो इस वजह से वो चेंज करा देगा। तो आपकी बात तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती नहीं है सर। आपने 70 साल में अपने समाज के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है साहब। और जिन एडवोकेट आप ब्रजेश अन्य की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगते उनमें से कोई एडवोकेट हमको जो है सुप्रीम कोर्ट की फेरी फेरी में टहलता हुआ भी दिखे और दावे से कहे कि नहीं साहब हम चमार हैं, हम पासी हैं, हम धोबी हैं, हम धानुक हैं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक छोटी सी वो बड़ी सी प्रतिमा जो है, वो फोटो जो है लाइब्रेरी में केवल रखी थी,
जिस भारत के संविधान को बाबा साहब ने लिखा, उसकी स्टैचू अभी चंद्रचूड़ ने लगाई है। गांधी जी वहां बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी है कि नहीं लगी? हाँ हाँ, अब लग गई है। अभी चंद्रचूड़ ने पिछले साल लगाई है। अच्छा, उससे पहले कोई प्रतिमा नहीं थी। यानी 70 साल तक आपकी जो संविधान का रचयिता है, जिसके आधार पर संविधान जिस पर पूरा सुप्रीम कोर्ट चलता है, पूरा देश चलता है, उसकी स्टैचू तक नहीं थी वहां पर। और लाइब्रेरी में बिल्कुल गैलरी में साइड में रख दी गई थी बाबा साहब की प्रतिमा। उससे जो बड़ी फोटो और अंदर फोटो जो लगाई गई है बार के एसोसिएशन के अध्यक्ष की। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि न्यायिक सेवा आयोग की जो मांग है, क्योंकि लंबे अरसे से जो लेटरल एंट्री हो रही है जज की बहाली पैनल सिस्टम से होती रही है, अपने रिश्तेदार और मित्रों को और अपने जातियों के लोगों को नियुक्ति होती रही है, करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग जो करते हैं। तो न्यायिक सेवा आयोग जो है अगर बनती है, कमीशन बनती है, तो हमारे लोग भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वकालत करते हैं, उन्हें भी जज बनने का मौका मिलता। और दूसरी चीज, जब कमीशन बन जाता तो उसमें रिजर्वेशन भी मांग होती, और हमारे रिजर्वेशन के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में वकील जा सकते थे। और ये बहुत लंबे अरसे से ये मांग हो रही है। सिविल कोर्ट में जिस तरह से पारदर्शिता आ गई है कि वो न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम, बीपीएससी के माध्यम से, एपीसी के माध्यम से सिविल के जो है जज बन रहे हैं, तो उस तरीका से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज है की बहाली हो रही है, वो इस माध्यम से नहीं होती है जिस तरह से सिविल कोर्ट के जज को बहाल होती है। तो इस तरीका से मांग करना देश के अंदर एक लाजमी है, और ये संविधान के दायरे में है कि कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए। तो इस पर सर क्या आपका या क्या सोच है, और ये क्या माने सही है, या हम जो कह रहे हैं वो किस तरीका से मामला? सर, आपने जो बात रखी है न्यायिक सेवा आयोग की, जी, इसकी मांग करेगा कौन? क्योंकि जुडिशरी जो है, वो अभी की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रोल रखती है। वहां तो पीएम आके भी कुछ नहीं बोल सकता है लीगली। जी जी। वहां तो पार्लियामेंट का कोई प्रशस्ति पत्र हस्ताक्षर होकर राष्ट्रपति से आए तब सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। करना चाहे, ना करना चाहे तो वापस कर दे। जी। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है क्या कहते हैं, वो राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो मना भी कर सकता है। जी। राष्ट्रपति को अपने विभाग का अधिकार पर छोड़ सकता है। राष्ट्रपति को जो है वो क्या कहते हैं, अनाथ छोड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट। वो बात अलग है कि छोड़ता नहीं है, अभी तक का इतिहास ऐसा है, लेकिन चाहे तो छोड़ दे। तो विषय ये उठता है कि जब इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, प्रेजेंट जुडिशरी, तो ये मांग करेगा कौन?